टू द पॉइंट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज टू द पॉइंट के इस एपिसोड में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त हरियाणा न्यूज़ के स्टूडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, साथ ही अभी एक नई जिम्मेदारी भी जिनके कंधे पे दी गई है, ओबीसी वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन अजय यादव, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर। एक नई जिम्मेदारी मिली है जी, उसके लिए जगह जगह जा भी रहे हैं कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए जी, कैसी चल रही है? देखिए, ऐसा है कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन जो हमारे देश में है अंदाज़न 50% से ऊपर है, लेकिन जिस प्रकार से ओबीसी का एक तरीके से शोषण किया जा रहा है, और उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, ख़ास तौर से राष्ट्रीय पार्टी में संगठन के अंदर उतना सम्मान मिल नहीं रहा है। और मैं समझता हूँ जो अभी हमारा चिंतन शिविर होगा 13, 14, 15 को, उसमें हम लोग हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं वो भी काफ़ी चाहती हैं ओबीसी के लोगों को। उम्मीद हम ये करेंगे कि 50% जो हमारे एससी और ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी के लोग हैं उनको स्थान मिले। जहाँ तक मौजूदा सरकार की बात है, इन्होंने अभी पिछले दिनों आप जानते हैं कि पंचायत के चुनाव महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वो हाई कोर्ट ने उसको रोक लगा दी। उस पर कहा कि ओबीसी को अब आरक्षण नहीं देंगे। उसका मुख्य कारण ये है कि जो 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ था, जो जातीय जनगणना हुई थी, उसको आज तक उजागर नहीं किया गया। और अभी जो कास्ट सेंसस होना था 2019-20 में, उसके ऊपर भी हमारे बहुत सारे जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो मिल भी चुके हैं। लेकिन जो रूलिंग पार्टी के जो बैकवर्ड क्लास के जो हमारे नेता हैं, वो शायद मुझे लगता नहीं कि वो चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो। वरना जो मौजूदा सरकार है उसमें खुद मोदी जी अपने आप को ओबीसी बोलते हैं, लेकिन ओबीसी का शोषण कर रहे हैं। दूसरा एक क्रीमी लेयर है। देखिए, हमें क्रीमी लेयर से कोई दिक्कत नहीं है, क्रीमी लेयर होना चाहिए। मंडल कमीशन जब लागू किया गया था, उस वक्त ये बात रखी गई थी कि जो क्रीमी लेयर का कोई उसमें प्रावधान नहीं था, लेकिन चलो इन्होंने क्रीमी लेयर कर दिया। उसमें भी इन्होंने कैटेगरी बना दी, जो अति पिछड़ा हैं और जो पिछड़ा वर्ग के जो संपन्न लोग हैं उनकी 2 कैटेगरी बना दी। लेकिन जो क्रीमी लेयर इन्होंने बनाया है उसमें जो सैलरी है एम्प्लॉयज़ की और जो एग्रीकल्चर इनकम है वो जोड़ दी। अब एक चपरासी की जो तनख्वाह है वो आज के समय में 50,000 के आसपास है। अगर 6 लाख का जैसे हरियाणा में इन्होंने कर दिया, इसका मतलब ये है कि एक चपरासी और एक क्लर्क का जो बेटा है उसको भी आरक्षण नहीं मिलेगा। जबकि पहले हमारे समय में ये था कि क्लास 1, क्लास 2, आईएएस, आईपीएस, एक्सएमएलए उनको आरक्षण नहीं मिलता था। इस मुद्दे को विधानसभा में चिरंजीव राव ने उठाया था, मेरे सपुत्र ने, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। और ये सेंटर में इसका जो है क्रीमी लेयर का जो है लेवल वो 8 लाख है और हरियाणा में 6 लाख है। और देखिए, आर्म फोर्सेस हमारी हैं, इसमें जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन राजपूत रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है, अही रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती? लोगों को इस बात की वो है। देखिए, हमारे अगर आप इतिहास देखेंगे, 1857 की लड़ाई में राव गोपाल देव और राव तुलाराम जी ने लड़ाई लड़ी, और नादिर शाह के खिलाफ और राव बालकृष्ण ने पानीपत में लड़ाई लड़ी। 1947 और 1962 के अंदर लद्दाख अगर बचा
तो 13 कमोर रेजिमेंट की जो चार्ली कंपनी थी उसमें 114 अहीर जवानों ने शहादत दी थी। कारगिल हिल के ऊपर महावीर सिंह, योगेंद्र यादव सॉरी, उन्होंने जाकर टाइगर हिल पे जो 90% जो चढ़ाई थी उस पे जाकर और कम से कम पूरी प्लाटून साफ कर दी थी। उनको महावीर चक्र में मिला है। 1971 में बबरू भान जी और महावीर चक्र चमन सिंह जी, विक्टोरिया क्रॉस भी हमारे अमराव सिंह जी रहे हैं। जिस कौम ने इतनी शहादत दी है तो अहीर रेजिमेंट बनाने में क्या दिक्कत है? तो ये बहुत सारी बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आप एक लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हम कहते हैं छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, जैसे आपके शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलती है, हमें छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। हमें जो है राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा में जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए सीट आरक्षित है उस तरह आरक्षण होना चाहिए। 33% अगर आप आरक्षण कर रहे हैं महिलाओं का, उसमें हिस्सा होना चाहिए। तो हमारा कहना ये है कि हम चाहते हैं कि जो बैकवर्ड क्लास जिसके बलबूते पे मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री जो स्वयं जो हैं पिछड़ा वर्ग से हैं, तो उनसे अपेक्षा हम ज़्यादा रखते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे। तो आपको लगता है कभी आप जो भी आपकी इतनी सारी डिमांड्स हैं और जितनी सारी कोशिश है, जो ये लड़ाई के रूप में आप लड़ रहे हैं, इसको सरकार मानेगी? नहीं, अभी हमने जैसे देखिए, मैंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, गुजरात, अभी तेलंगाना, कल आ रहा हूँ, मैं तेलंगाना से आया हूँ, चंडीगढ़ में मैं जा चुका हूँ। तो हमने जिन राज्यों में चुनाव इस साल हैं, जैसे गुजरात और हिमाचल में इस साल है, अगले साल 11 राज्यों में चुनाव है, तो वहाँ जाकर हम सब जगह जो बैकवर्ड क्लास के लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप, महंगाई कितनी ज़्यादा है, बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है, और जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है उसके पीछे भी एक षड्यंत्र है कि वो चाहते हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनी हैं, अभी पवन हंस जो हेलीकॉप्टर्स की जो एक कंपनी थी उसका 51% उसका इन्होंने निजी व्यक्ति को दे दिया, जो कंपनी मात्र 6 महीने पहले बनी थी, जो प्रॉफिट में चल रही थी 2020-21 में, अब उसको लॉस में दिखाकर उसको बेच दिया। LIC में जो है उसके शेयर बेच रहे हैं, पैसा जनता का है। बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे। परेशानियां हैं तो लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही? जब भी चुनाव होता है, लोगों को समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि ये जो सरकार है, इनका मकसद ये है कि लोगों की जो सोच है वो महंगाई को भूल जाए, गैस के सिलेंडर की जो दाम है वो बढ़ जाए, तो कभी दंगे करा देते हैं। जिस आम आदमी की जेब से पैसा जाएगा, जो सिलेंडर लेगा वो पैसा तो अपनी जेब से देगा, जब पेट्रोल भरवाने जाएगा तो पैसा उसकी जेब से जाएगा, तो उसको क्या एहसास नहीं है कि महंगाई कितनी बढ़ गई? लोगों को तब पता लगेगा जब हमारे देश में 12 श्रीलंका बन जाएंगी। GDP का 95% हमारे समय में 83 से 63% कर दिया था, अब दोबारा से 90% GDP के अगेंस्ट हो गया है। डेबिट इतना बढ़ गया है हमारा कि कई राज्य ऐसे हैं जो कंगाल होने के कगार पे हैं, जैसे आपका पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है। मेरा ये कहना है कि क्या दंगे किस पे कराते हैं? हिजाब अभी इन्होंने लगा दिया कि भी साहब माइक नहीं लगना चाहिए, वहाँ पथराव करा दिया। आप उस रास्ते से क्यों निकलते हैं जहाँ पर जो है मस्जिद, वहाँ जाके आप भगवा फहराते हैं? ये RSS के लोग और BJP की सोच ये है, राम मंदिर तो बहाना है लेकिन सत्ता हथियाना इनका मेन मकसद है। और आप देखिए कि इन लोगों की जो सोच है वो ये है कि लोगों का ध्यान बांटिए। कांग्रेस ने हम लड़े थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, गोरे थे, अब हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है काले अंग्रेज़ों से जो देश की संपत्ति को लूट रहे हैं और डंके की चोट पर लूट रहे हैं। जनता तब समझेगी जब
अभी आज प्रधानमंत्री जी का बयान था कि हम जितना मर्जी चाहें अनाज हम विदेश में भेज सकते हैं। यहाँ पर हमारे देश में लोग भूखमरी से मर रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने में क्या दिक्कत थी इनको, उसको वापस लेना पड़ा। 700 किसानों ने कुर्बानी दी। आप देखिए ऑयल का जो रेट है, तेल का रेट है, वो 200 रुपये। ये तो ये कांग्रेस की विफलता नहीं है क्या? आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, और अगर इतनी परेशानियां हैं, इतनी ही ट्रबल पूरे देश में है, तो कम से कम आप लोगों का तो ये फर्ज बनता है ना कि आप सामने आके लोगों को बताएं। जो देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, मीडिया पे स्टोरी वो चलाई जाती है जिसको ये सरकार बोलती है। क्या रशिया यूक्रेन की लड़ाई से रोज आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई अब सारे मीडिया संस्थान पे इस तरीके का आरोप नहीं लगा सकते हैं। नहीं, मैं चंद लोगों पे कह रहा हूं। मैं आप देखिए, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई दिखाएंगे, हिंदू मुसलमान के बारे में दिखाएंगे, कभी ये दिखाएं कि महंगाई कितनी हो गई है, बेरोजगारी कितनी हो गई है, भ्रष्टाचार कितना, पेगासस जो एक जासूसी कांड था जिसमें इनके खुद के मंत्रियों की जासूसी होती, राहुल गांधी की जासूसी हो रही थी, उसके बारे में उनको कार्रवाई नहीं की। कोरोना काल में कितने लोग ऑक्सीजन की कमी के वजह से मरे, और प्रधानमंत्री जी और वो फ्लोर हाउस पे कह रहे हैं कि भी जो है कोरोना काल में ऑक्सीजन कमी से मरे। अब नहीं मरे। 600 मिलियन जो रिजर्व है उस पे आ गया है हमारा देश। लोएस्ट आरबीआई के खुद गवर्नर ने बोला है कि हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अस्पताल आप नहीं बना रहे, स्कूल आप नहीं बना रहे, यूनिवर्सिटी आप नहीं बना रहे। हमारे यहाँ डिफेंस यूनिवर्सिटी बननी थी, नहीं बनी। हमारे यहाँ सैनिक स्कूल का काम होना था, नहीं हुआ। गुड़गांव मिलेनियम सिटी है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नहीं बना पाया आज तक। सड़कों के अलावा, जिसका मैं श्रेय देता हूं गडकरी जी को, क्योंकि वो सड़कें पूरी बन गई। आपको लगता है हाईवेज तो बन गए? हाईवे की बात कर रहा हूं मैं। हाईवेज के जो नॉर्मल जो स्टेट के अंडर है वहां कुछ नहीं हो रहा। गडकरी जी जो है उनकी वजह से सड़कें बन रही हैं, क्योंकि वो आरएसएस से संबंध रखते हैं। मोदी जी उनके महकमे में इंटरफेयर नहीं करते हैं। वरना जितने भी मंत्री हैं, आप बताइए, चीन हमारी उसमें आगे घुस गया, सीमा में आगे घुस गया, और प्रधानमंत्री जो है विदेश में जाते हैं। जब इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी जाया करते, क्या इस तरह का पीआरओ दिखाते थे कि भी जो है वहाँ पब्लिक जो है इकट्ठी करके और आप लोगों से अपना गुणगान कराते हैं। आप जो तो ये सब पब्लिसिटी का खेल है जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है। पब्लिसिटी कांग्रेस ने कभी भी, देखिए, जो भी कुछ काम हुआ, सुई से लेकर जहाज तक, आईआईटी है, आईआईएमएम है, आपका एम्स है, आपका HAL है, हरियाणा एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी है, ONGC है, जिसकी पहले प्रोडक्शन 23% थी, वो घट के 16% कर दी, क्योंकि ये ONGC को बेचना चाहते हैं। भारत पेट्रोलियम को तो उन्होंने बेच ही दिया। ये जितनी भी संपत्ति है देश की, उसको बेच के घाटा भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की नीयत में खोट है। इनके दो और हमारे दो। अभी आपको पता है बिजली का संकट क्यों है हरियाणा में? नहीं, हरियाणा पे भी आएंगे, बिजली के संकट पे भी आएंगे। आप पूर्व में बिजली मंत्री भी रहे हैं जी। और अभी हरियाणा जिस परेशानी से जूझ रहा है, हालांकि सरकार तो ये कह रही है कि पूरे देश में ही संकट है, हरियाणा में कोयले की कमी नहीं है, बिजली मंत्री भी ये कहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या हल है इसका और कैसे आम लोगों को इस परेशानी से निजात मिल पाएगी? देखिए, हमारे समय में खेदड़ का प्लांट हमने बनाया, जहाँ पर 1500 मेगावाट बिजली बनती है। हमने 600 मेगावाट का प्लांट लगाया यमुनानगर में। हमने जो है आपके झारली के अंदर 1000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया। इन्होंने एक भी नया पावर प्लांट नहीं लगाया। दूसरा, 1483 मेगावाट बिजली हमने अडानी से 4 रुपए
के लिए प्रति यूनिट के हिसाब से 25 साल का करार किया था, वो बिजली अडानी ने बंद कर दी है। कहते हैं कि कोयला महंगा हो गया इसलिए आप बिजली के दाम बढ़ाओ। अडानी पे ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनको मालूम है उसको संरक्षण मिला हुआ है। असली कारण क्या है कि इन्होंने एक भी नया प्लांट नहीं लगाया। अब डिमांड तो बढ़ रही है ना। गुड़गांव की पॉपुलेशन जो लगा लीजिए आप, रेवाड़ी की पॉपुलेशन लगा लीजिए, सब जगह अर्बनाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है, बिजली की मांग बढ़ रही है। नहीं तो एक तरफ तो हर 24 घंटे हर गांव में बिजली पहुंचाने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। वो जगमग की जो बात करते थे ना, वो जगमग नहीं रहा, वहाँ काली रात है। वहाँ 2-2 दिन तक पावर कट रहे हैं गाँव में। एक गांव में 10 घंटे इस गर्मी में लोग जी रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा एक दिन जाकर आप गांव में जाके सोएं रात को। मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि गांव में जाके सोएं, पता लगेगा कि क्या हालत है आज बिजली के संकट की। सोलर एनर्जी, कितने सोलर प्लांट ये लगा सकते थे। मैंने खुद अपनी जो अपना मकान है वहाँ मैंने सोलर प्लांट लगाया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सरकार ने जो उस पर सब्सिडी थी वो भी कम कर दी। मैं कहता हूँ 100% सब्सिडी दो, आप 90% सब्सिडी दो और लोगों को कहो कि सोलर प्लांट अपने घर में लगाएं। बिजली अपने आप ही जो है का लोड कम हो जाएगा। जो गरीब आदमी है वो जो एक बल्ब और एक वो चलाता है, उसके वहाँ सोलर प्लांट के लिए आप उनको फ्री में दो। अगर आप स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं सोलर प्लांट की, सोलर प्लांट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? तो अगले चुनावों में ये भी एक एजेंडा रहेगा। ये एजेंडा रहेगा हमारा कि सोलर प्लांट जो है वो मैक्सिमम उसका इस्तेमाल। ये यहाँ पर तो आप देखते हैं सूरज जो है सिर्फ जो है आप जुलाई में, जब जून जुलाई में जब बरसात होती है तब जो है बादल छाते हैं, वरना तो आप देखते हैं यहाँ पर हर किस्म की ऋतु है, 6 ऋतुएं हैं और सूरज हमेशा रहता है। सूर्य देवता का बड़ा हमारे ऊपर जो है आशीर्वाद है, उसका उपयोग क्यों नहीं करते लोग? ये न्यूक्लियर प्लांट का इन्होंने क्यों नहीं कोई एक जो हमने जिसके बारे में शुरू की थी न्यूक्लियर प्लांट लगाने की वहाँ पर फतेहाबाद में, उसको आगे इन्होंने बढ़ाया नहीं। अगर आप काम नहीं करेंगे, आप बिजली का एक प्लांट नहीं लगाएंगे, आप एक यूनिवर्सिटी नहीं खोलेंगे, आप एक अस्पताल नहीं बनाएंगे। गुड़गांव का अस्पताल देख लीजिए आप, आज तक नहीं बनाया। तो 2.5 साल सरकार को हो गए, आप बिल्कुल भी आप कहते हैं 7.5 साल हो गए। आप 5 साल पीछे वाले कैसे बोल रहे हैं आप? मैं सेकंड टेन्योर की बात कर रही हूँ, गठबंधन सरकार की। टोटल 7.5 साल में इन्होंने अगर एक भी नई यूनिवर्सिटी कहीं बनाई हो, और जो हमारा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मैं 2014 तक बना के गया था, उसके बाद वहाँ एक ईंट नहीं लगी है। डिफेंस यूनिवर्सिटी 2 बार शिलान्यास कर लिया प्रधानमंत्री जी ने, पहले हमारे मनमोहन सिंह जी ने किया, फिर इन्होंने किया, आज वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है। तो क्या है? नहीं तो आम लोग कहाँ जाएं? इन्होंने दो बहुत बड़े काम, नहीं 2 बहुत बड़े काम किए। हम आते हैं 2 बड़े कामों पे। गुड़गांव को सुन लीजिए ना जी। एक तो बहुत बड़ा अच्छा रेस्ट हाउस बना लिया अपना, एक बहुत बड़ा ऑफिस बना लिया जमीन, और मुख्यमंत्री जी हमारा एक छोटा सा एक हमारा ऑफिस है जो कमान सराय में, कहते हैं जी इसको हम डिमोलिश इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने बनाया नहीं। कब आपने हमें ऑफर दिया था ऑफिस बनाने के लिए? आप हमें जगह दो, जिस दाम पे आपने इनको बीजेपी वालों को दिया है, आप हमें ऑफिस जगह दो। ऑफिस हम रेवाड़ी में भी बनाएंगे, हम गुड़गांव में बनाएंगे। ये केवल ये जो लोग हैं, आरएसएस के लोगों ने तमाम पीएमओ ऑफिस में, सीएम के ऑफिस में, आरएसएस के लोगों ने रिमोट कंट्रोल से ये सरकार चल रही है, भगवाकरण करना चाहते हैं देश का। वो ये ओबीसी के दुश्मन है, माइनॉरिटी के दुश्मन है, शेड्यूल कास्ट के। दलित महिला जो है उस लड़के ने एक मुस्लिम बेटी से शादी कर लिया और उसको शरेआम मार देते हैं। क्या यूपी में क्या हाल हुआ, किस तरह किसानों पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया। तो क्या हालात क्या हैं देश के? आज देश के हालात बिगड़े हुए हैं, भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, केवल हिंदुत्व के नाम के ऊपर लोगों का माइंड डाइवर्ट करके
असली जो मुद्दे हैं, ये तो असली मुद्दों से लोगों को रियलाइज करवाना कि ये असली मुद्दे हैं, लोगों को करते अवेयर हैं। कराना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। देखिए देश की बात हम करें उससे पहले हरियाणा की बात करते जी। हैं। और अब आप कह रहे हैं इस सरकार से तो लोग परेशान हैं। अब लोग कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस की तरफ देखें या INLD की तरफ देखें या आम आदमी पार्टी, जो अब हरियाणा में तमाम नेता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, उसकी तरफ देखें? कहाँ देखें आम आदमी? आम आदमी पार्टी ने, आपने देख लिया कि दिल्ली में क्या किया। वहाँ पुलिस जाती है, उठा के ले आती है, और दंगे हुए वहाँ पर जो है आपके पंजाब के अंदर, खालिस्तान दोबारा से खड़ा हो गया। और आम आदमी पार्टी कहती थी मैं 1000 रुपये हर जो महिला है, गृहिणी है, उसको 1000 रुपये महीना देंगे, यानी 500 करोड़ रुपए महीना देंगे। तनख्वाह पगार तो पहली तारीख को दे नहीं पाते हैं। डेबिट जो है वो इनका जो GDP का 95% है इनका। हाँ, कहाँ से ये बातें पूरी कर देंगे? इनकी तो हवा 6 महीने में निकल जाएगी आप पार्टी की। आप पार्टी अभी कल क्या कहा केजरीवाल जी ने कि भाई मैं लोगों पे छोड़ता हूँ, जो सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें। क्या पहले समझ में नहीं आई थी बात? दिल्ली में टैक्स बहुत है, पंजाब एक एग्रीकल्चर बेस्ड है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है। जितने वायदे केजरीवाल जी ने किया है, SOL के बारे में क्या बोलते हैं, एक बूंद पानी नहीं आने देंगे। फिर क्या हरियाणा में सरकार बन जाएगी उनकी? इनका जो मुख्यमंत्री, क्या केजरीवाल जी हमारे हिस्से का पानी पी रहे हैं? दिल्ली जो है, मैं इरिगेशन मिनिस्टर रहा हूँ, इनका जो हिस्सा है वो 600 क्यूसेक है, और हमारे से ले रहे हैं 1200 क्यूसेक पानी ले रहे हैं। 600 क्यूसेक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इनके ट्रीटमेंट प्लांट को भरा रखिए। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बारे में तो सोचती है, लेकिन हरियाणा के बारे में उनका खुद का जो ऑर्डर है, क्या देश सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि SOL बन जानी चाहिए, जो एपेक्स कोर्ट है, उनके आदेश पारित नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोई नहीं सुन रहा। आप एक बता दीजिए, पिछड़ा वर्ग और शेड्यूल कास्ट के लोग इसमें जुडिशरी में कितने हैं? अभी हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने 13 जजेस की लिस्ट निकाली, उसमें एक बैकवर्ड भी, एक शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं थे। कॉलेजियम सिस्टम क्यों चल रहा है? क्यों नहीं जैसे IAS IPS के एग्जाम होते हैं, इस प्रकार का जुडिशियल कमीशन बन के, और सिलेक्शन जजेस का भी होना चाहिए? लेकिन कोई ऐसा नहीं करेगा। वंचित समाज के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सफ़र इसलिए कर रहे हैं, ये जो सरकार है ये उन पर ज़्यादती कर रही है। सरकार, आप कह रहे हैं इन पे ज़्यादती कर रही है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के भीतर ही बहुत सी ज़्यादतियाँ चल रही थी। बहुत से नेता एक दूसरे के साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर रहे थे। अब आला कमान ने हालांकि सब पे विराम लगा दिया। एक नया अध्यक्ष आपको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उदय भांजी मिल गए। उनके नेतृत्व में क्या लगता है कांग्रेस पार्टी अब क्या करेगी? देखिए साहब, ऐसा है, देखो इस वक्त जो हालात हैं ये है कि पार्टी जो है वो चलती है डिसिप्लिन से। अभी जो चेंजेस हुए हैं उसमें उदय भांजी 4 दफ़ा हमारे विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हैं। हमारे कुछ लोगों को किरण चौधरी की बेटी को भी एडजस्ट किया है, रामकिशन गुर्जर को भी एडजस्ट किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जिनकी आबादी 50% से ऊपर है, हम चाहते हैं कि उनको भी प्रतिनिधित्व सही तरीके से मिलना चाहिए। अभी जो आगे संगठन बनेगा उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको पूरा हिस्सेदारी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं किसी की बैसाखियों पे नहीं बैठा हुआ हूँ। मुझे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तो सोनिया गांधी जी ने बनाया है, क्योंकि मैं पार्टी का सिपाही हूँ। मैं कांग्रेस, पिछली जब शैलजा जी थी उनके हर प्रोग्राम में मैं गया, चाहे वो कहीं भी गई हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रोग्राम में या तो मैं गया हूँ या चिरंजीव गया है। तो अभी तो जब ये उदय भांजी चंडीगढ़ जा रहे थे, ना आप थे ना चिरंजीव थे। मैं हैदराबाद था और चिरंजीव यहाँ पर जो रेवाड़ी में इतने सारे प्रोग्राम्स थे, इतनी शादियाँ थी उस दिन, आखा तीज थी उस दिन। आप बताइए कि उसको छोड़ के कैसे चला जाए?
तो लोगों में ये मैसेज ज्यादा है ना कि कहीं गुटबाजी अभी भी कोई है। अभी गुटबाजी नहीं है। कैप्टन अजय सिंह का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि जिसको सोनिया गांधी अध्यक्ष बनाएंगी, जिसको सीएपी लीडर बनाएंगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बैलेंसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे हरियाणा में हमेशा ये कहा जाता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस हैं। अब आलाकमान ने जो फैसला लिया उससे क्या मान लें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही देखिए, कांग्रेस? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे, मैंने एक बयान दिया था सिरसा में कि गुजरात में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ 9% है और हमारे यहाँ 2% है। इस मुद्दे को इतना उछाला गया कि जैसे कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने वाला हूँ, महामंडित किया इतना जैसे मैं मोदी प्रशंसक हूँ। आज कैप्टन अजय सिंह का बेटा भी कांग्रेस में, मेरे पिता भी कांग्रेस में थे, और मुझे अपना फाइनेंस का महकमा मेरे से छीन लिया गया। तो हमने सफ़र किया है, हमने अपनी यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ी, हमने कभी किसी के पाँव नहीं पकड़े। हम रहे सम्मान से, सम्मान जो हमें देगा उसको हम सम्मान देंगे। लेकिन कोई ये समझे कि वो मेरे को ऐसे ही समझ लेंगे कि जैसा मर्जी आप कर लें। मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर जो है जितने भी जिन लोगों का जनाधार है उन लोगों को जगह मिलनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। भिवानी के अंदर किरण चौधरी हैं, हिसार में कुलदीप बिश्नोई हैं। हर व्यक्ति की सुनाई पार्टी में होनी चाहिए। तो कुलदीप बिश्नोई ने तो साफ साफ अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी। नहीं, मैं देखिए वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, मेरा ये कहना है कि जो भी काम हो वो मेरिट के आधार पे होना चाहिए। जो पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो अभी मेरिट के आधार पे हुआ है क्या? 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं, हालांकि एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश तो की है आलाकमान ने। आप संतुष्ट हैं? मतलब ये 4 कार्यकारी अध्यक्ष और एक अध्यक्ष का जो ये गणित लगा, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मतलब कुछ तो परेशानी है। नहीं, मैं कुछ इस पे, क्योंकि जो आलाकमान ने किया है वो मुझे मंजूर है। अब कई बार ऐसी बातें होती हैं कि पार्टी को करनी पड़ती हैं, मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। लेकिन मेरा ये मानना है कि ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी, इन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में सम्मानजनक तरीके से जगह मिलनी चाहिए। तो इसकी आवाज आप उठाएंगे अब आगे, क्योंकि पूरे देश में उठाएंगे। कह रहे हैं कि 2 महीने में हरियाणा में भी संगठन बन जाएगा। संगठन केवल हरियाणा की बात नहीं है, मेरे पे जिम्मेवारी पूरे देश की है। और सेक्शन ए के तहत जिसका प्रोविजन है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर, जो चिंतन शिविर होगा वहाँ भी हम ये उठाएंगे कि 50% आरक्षण जो है शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को मिलना चाहिए। इसी प्रकार से हम ऊपर से लेकर नीचे तक, और जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, जिन लोगों ने जनता से वोट मांग के ली है, उन लोगों को उच्च पद मिलने चाहिए। जो गणेश परिक्रमा करते हैं उन लोगों को पद नहीं मिलने चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं। तो भी कुमारी शैलजा के साथ जो हुआ, आपको लगता है कि मतलब बहुत सफर किया उन्होंने? हालांकि देखिए बंसल भी देखिए मैं बात बिल्कुल सही मानता हूं। कुमारी शैलजा जी को अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाई कि उनके पास टीम नहीं थी, टीम नहीं बन पाई। लेकिन उन्होंने कभी भी आकर सामने किसी भी तरह की नाराजगी ना जताई, ना दिखाई, ना बताई। वो कांग्रेसमैन है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उन बेदाग हैं। मतलब उन लोगों में से हैं जो पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे। हाँ, पार्टी की पक्की सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के पक्की सिपाही हैं। रणदीप सुरजेवाला भी तो एक बड़े और पक्के सिपाही के तौर पे देखे जाते हैं, और उनका भी खुलकर कुलदीप बिश्नोई के साथ आ जाना और कह देना कि नहीं, अगर कुलदीप बिश्नोई उस पे मैं क्या, जो करतर धरता है आज पार्टी के अंदर, वही अगर इस प्रकार की बात कहेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने एक डिसिप्लिन बोला कि हर नेता में वो डिसिप्लिन होना चाहिए जब आप एक पार्टी में काम कर रहे हैं। आपने खुद भी कहा, आप इंटरनल तौर पे शायद पार्टी फोरम पे आप तमाम अपनी बातें रखें, लेकिन आपने यहाँ पे कहा कि मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता अगर मीडिया में आके ऐसे बयान दे रहे हैं तो पार्टी को सोचना चाहिए क्या? ये आप प्रश्न उनसे कीजिए ना कि वो जो है, उनसे मिलेंगे तो उनसे भी करेंगे, पर फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो 9 मेंबर बनाए हैं उसके एक मेंबर हैं। उनको अगर कोई बात कहनी चाहिए थी तो राहुल गांधी जी से बात करनी चाहिए थी, उनको बात सोनिया गांधी जी से बात करनी चाहिए थी। आप
आप समझते हैं कि कुलदीप बिश्नोई मेरा दुश्मन है क्या? कुलदीप बिश्नोई जो है एक अच्छा व्यक्ति है, उसका आप ही अपना जनाधार है, लेकिन मैं कोई ये बात करके दिखाऊं कि जी मैं किसी के पक्ष में हूं या किसी के विपक्ष में हूं। हमें जो भी बात कहनी है पार्टी फोरम के अंदर बात करनी चाहिए। पार्टी फोरम के बाद अगर कोई बाहर बात कर रहा है वो कितना ही बड़ा नेता हो। कपिल सिब्बल जी क्या कर रहे हैं? इनको क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने? अशोक तंवर को क्या नहीं दिया? अशोक तंवर को एमपी बनाया, IYC का अध्यक्ष बनाया, NSY का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। सिर्फ इस बात के लिए नाराज होकर चले गए कि उनको जो है टिकट नहीं मिली एक दो आदमियों को। आज कभी वो देखिए, मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पे मेरे दोस्त हैं वो, लेकिन मैं उनके स्टेप को गलत मानता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से पार्टी को छोड़ा। बहुत सारे लोग हैं, जितेंद्र प्रसाद है, आपके RPN सिंह है, इनको कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया। कई ऐसे लोग हैं, आनंद शर्मा है हिमाचल के, उनको 25 साल से राज्यसभा का मेंबर बना रखा है, तो G23 के अंदर चले जाते हैं। क्यों? क्या उनके पास सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी उनसे दूर है? जो बात करनी है पार्टी फोरम पे करनी चाहिए। नहीं तो कांग्रेस को रिवाइव कैसे किया जाए, इसके लिए अगर कांग्रेस के आपसी नेता कुछ बैठ के अगर प्लानिंग करें। G23 तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस का भला सोचने के लिए एक हमने समूह बनाया है। अभी एक चिंतन शिविर हो रहा है जिसमें मेरे को सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो एक कमेटी बनी उसमें अभी डाला है हमें, मेरे को भी डाला है, राजेश लिलोथिया को भी डाला है, जो हम SC के जो हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, और हमें जो है जूम पे भी हमारी कल मीटिंग है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन पे हम बातचीत करेंगे, उसमें हम अपने सुझाव देंगे। उसमें आप तो सुझाव देंगे और तमाम तरीके के होंगे। लेकिन अब हरियाणा में अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि लोगों में तो अभी भी मैसेज है कि गुटबाजी तो खत्म नहीं हुई, चाहे 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए, एक अध्यक्ष बना दिया, खत्म नहीं हुई है। मैसेज एक जाना चाहिए। वो कैसे जाएगा? लोगों को, हर नेता को सोनिया गांधी को नेता मानना चाहिए। किसी को ये नहीं कहना चाहिए मैं भावी मुख्यमंत्री हूं। अगर हमने ही फैसला करना कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी क्या करेंगे? हमारे MLA चुन के आएंगे, वो चुनेंगे ना। देखिए, जब आदमी ओवर एम्बिशियस हो जाता है, जैसे कि हमारे अशोक तंवर जी ओवर एम्बिशियस हो गए थे, वो सब मंचों पर कहते थे कि ये भावी मुख्यमंत्री, मैं उनसे मना करता था ऐसा मत कीजिए, मैं तो 6 दफ़ा MLA बना हूँ, आप तो 2 बार MP बने हैं। उनके कई बार मैंने सामाजिक रूप से भी मैंने उनसे कहा था, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को आप रख सकते हो, लेकिन उसको उजागर करना गलत है। तो अभी तो ऐसा ही हो रहा है ना, अब सबको पता है कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मतलब सब कुछ है, सर्वे सर्वा है कांग्रेस पार्टी। अब मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में? मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में। ये काम सोनिया गांधी जी का है। आप 2005 में सब लोग कहते थे चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या बने? वो मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। तो किसी के कहने या ना कहने से मुख्यमंत्री नहीं बनता, कुछ नसीब में बन। 2009 में तो मैंने खुद मना कर दिया, मुझे पता ही नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में हूँ, और हम माइनॉरिटी में थे, 40 MLA सिर्फ हमारे पास थे, और मेरे को जो है, मैं अंधेरे में था कि मेरा नाम भी पैनल में, मैंने जाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम ले दिया। मुझे बाद में बताया गया कि साहब आपका भी नाम था। मैंने कहा मुझे आप पहले बता देते तो मैं कह देता, ठीक है, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था। तो कुछ नसीब में भी तो होना चाहिए ना है? अब मेरे नसीब में नहीं है, हाँ। तो नहीं है। तो मुख्यमंत्री बनने का सपना तो आज भी होगा। मैंने, देखिए बात सुनिए, मैं अब राष्ट्रीय राजनीति करना चाहता हूँ, संगठन का काम करना चाहता हूँ। पार्टी जो भी मुझे कार्यभार देगी वो संभालूंगा। संगठन का इसलिए भी क्योंकि पार्टी जमीनी स्तर पे बहुत कमजोर हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा उपयोग संगठन के अंदर आज से 10 साल पहले करना चाहिए था। अब मैं 67 साल का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने 10 साल जीवन के संगठन को देना चाहूँगा, पार्टी के। जिस पार्टी ने मुझे नाम दिया है, जिस पार्टी ने मुझे 6 बार विधायक बनाया है, जिस पार्टी के अंदर मैं CLP लीडर रहा हूँ, 3 बार मंत्री बना हूँ। मैं भी पार्टी छोड़ के जा सकता था। जब पार्टी की लहर, मेरे को तो रामविलास शर्मा जी ने बाकायदा ऑफर दिया था कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए। राव इंद्रजीत सिंह तो कूद के चले गए,
बहुत से नेता और गए। धर्मवीर भी चले गए। बहुत सारे लोग हैं जो हरियाणा की तो सारी ताकत ही कांग्रेस पार्टी की भाजपा में चली गई। वहां पर आधे एमपी तो कांग्रेस के हैं। और ये क्या कर रही है केंद्र सरकार? ईडी का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, हर प्रकार का जो नहीं कर सकते गलत मुकदमे बनाए जा रहे हैं, लोगों को हरास किया जा रहा है। आज जो है इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किया जा रहा है, आरबीआई को अपने उंगली पर नचाया जा रहा है। क्या कभी रिजर्व बैंक की हालत ऐसी हुई है कि 600 बिलियन पे आ जाए? तो कांग्रेस पार्टी में चाहे कुछ भी हो, आप हरियाणा में जो भी पार्टी ने फैसला किया आला कमान ने, आप उसके साथ हैं, आप एकदम सच्चे सिपाही जो की बात तरह कहनी खड़े होगी मैं पार्टी के अंदर कहूंगा, मैं संतुष्ट हूँ। आप संतुष्ट हैं इस बदलाव से? लेकिन अगर कोई मेरे के मन में कोई बात होगी तो मैं राहुल जी से, सोनिया गांधी जी से बात करूंगा। क्योंकि अभी तो पिछले दिनों सोनिया गांधी खुद तमाम नेताओं से मिली, मेरे से हरियाणा मिली के। हैं, हाँ। हमारे से बातचीत हुई थी। और मेरे को अगर आपसे पूछा गया उदय भान जी को बना रहे हैं? नहीं, इस दौरान नहीं मिला। मैं मिला पहले। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे आज से 2 साल पहले बनना था, लेकिन कोरोना के बीच में मामला पड़ गया, उसकी वजह से, क्योंकि नेता नहीं मिलते थे। तो और मैं श्रेय सोनिया गांधी जी को देता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी का बनाया। मैं ये चाहता हूं कि मैं उनकी आकांक्षाओं के, जो उनकी मेरे प्रति उम्मीदें हैं, उस पर मैं खरा उतरूं। मुझे विश्वास भी है कि आप जिस निष्ठा के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं, पूरी ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं और उस पर खरा उतरने की कोशिश भी होगी। लेकिन एक और बहुत अहम सवाल है, अभी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक सवाल उठाया कि मल्टीपल पेंशन जो मिल रही हैं विधायकों, पूर्व विधायकों को, और सबसे ज़्यादा पेंशन हरियाणा में अगर बात करें तो वो आपको मिल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, मल्टीपल पेंशन क्या होती है? मुझे तो पेंशन एक ही मिल रही है। नहीं, पेंशन आपकी एक मिल रही है, लेकिन आपकी जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है वो अमाउंट इसलिए है कि मैंने ज़्यादा सेवा की, जो मैंने ज़्यादा सेवा करी है। अभी केजरीवाल जी ये बता दें मेरे को कि 54,000 से 90,000 रुपये विधायकों की जो है तनख्वाह क्यों बढ़ाई दिल्ली में? क्या उसका बोझ नहीं पड़ेगा लोगों पे? ये दोहरी मापदंड क्यों है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि विधायकों का खर्चा हम कम करेंगे, और दूसरी तरफ जो है आप 54,000 से और 90,000 आपने तनख्वाह कर दी दिल्ली के अंदर। मेरे को पेंशन मिल रही है एक, वो इसलिए मिल रही है कि मैंने 25 साल लगातार एक ही पार्टी से, एक जगह से मैं चुनाव लड़ा हूँ। मैं तो नहीं बोला था मेरी पेंशन इतनी करो, सरकार कम करना चाहती है कम कर दे, लेकिन मल्टीपल पेंशन नहीं है। वो पेंशन जो है एज पर ईयर के हिसाब से एक फॉर्मूला जो बंसीलाल जी बना के गए थे, जो हमारे आज दिवंगत बंसीलाल जी गए थे, जिन्होंने कहा था डीए भी लगना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं, जो एससी से बिलोंग करते हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनके लिए पेंशन जरूरी है। मुझे अगर मेरी पेंशन बंद कर देंगे तो बंद कर दे सरकार, आपको प्रॉब्लम नहीं, आप स्वेच्छा से भी छोड़ सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से भी छोड़ सकते हैं। नहीं, अगर सरकार मुझे दे रही है तो मैं लूंगा, सरकार अगर नहीं देगी तो नहीं लूंगा। सरकार पे छोड़ता हूँ ना मैं। आप सरकार पे छोड़ते हैं। हाँ, फैसला। हाँ। हरियाणा में हम जिस तरीके की बात कर रहे हैं, क्या रोड मैप है? क्योंकि अब बहुत कम समय है, पार्टी एक साथ होकर लड़ेगी, और आपको लगता है कि बीजेपी और जेजेपी की जो ये गठबंधन सरकार चल रही है, इसको आप चुनावों में कड़ी टक्कर देंगे? मैंने खड़े मंच पे चंडीगढ़ के अंदर विवेक बंसल जी के सामने एक बात कह दी थी कि अगर हम मिलके नहीं लड़ेंगे, अगर एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे, तो हमारा पंजाब वाला हालात होंगे हमारे। इसलिए मेरी भी आपके माध्यम से और आपके और पूरे नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, अपने मुख्यमंत्री तो बाद में बनेगा, पहले इस लायक बनो कि हमारे कम से कम 70 एमएलए बने, उसके लिए काम करें। जो मेरिट के आधार पर टिकट दीजिए ना आप। पिछली बार हमारी सरकार क्यों नहीं बनी? बिल्कुल, ये आपसी लड़ाई की वजह से ही नहीं बनी। भूपेंद्र नहीं, टिकटें ऐसे लोगों को दे दी। अब आप गुड़गांव में देख लीजिए, नहीं, वो आपसी लड़ाई तो थी ना दो नेताओं के बीच। गुड़गांव में जिसको टिकट दी 12,000 वोट मिली, बादशाहपुर में वोट मिली 22,000 वोट मिली, गुड़गांव में 12,000 वोट मिली, यहाँ बादशाहपुर में। सोना में कितनी वोट मिली? अगर आप टिकट आपके रंजीत सिंह की टिकट काटी, संपत सिंह की टिकट कटी, बबली की टिकट कटी, मैं आपको कितने आपके नाम गिनवाता हूं जिनकी टिकट गलत काटी। अंबाला में देख लीजिए, दो नेता। 2005 में मैं सीएलपी लीडर था,
और चौधरी भजनलाल जी पीसीसी अध्यक्ष थे। हमारी 67 सीट आई थी, क्योंकि मैंने भजनलाल जी के जो जीतने वाले कैंडिडेट थे उनको अपोज नहीं किया, लेकिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो जीतने वाले कैंडिडेट उनकी मैंने मदद करी। हमारी 67 सीट आई, और इस बार भी हमारी 50 सीट आनी थी अगर ये टिकट ठीक बांटते तो ये दोष हमारा है कि हम लोग जो है इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि जी ये मेरा साथ नहीं देगा कि जब मैं आगे मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे पहले मुख्यमंत्री बनाने के पहले एमएलए तो बनाओ। निर्मल सिंह जैसे व्यक्ति की आप टिकट काट दें, उसकी बेटी चित्रा की टिकट काट दें, ये कहाँ का न्याय है? और वो भी निर्दलीय लड़ने के बाद भी बिल्कुल हराने की कगार पे थे दोनों नेताओं को। हम मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो डेडिकेटेड कांग्रेस का एक नेता था उसकी टिकट काट दी। तो अगर आप देखो जैसा बोओगे वैसा मिलेगा आपको। तो उस चुनावों से पहले अभी निकाय चुनाव भी हैं, पंचायत चुनाव भी हैं, उसमें क्या एक होके लड़ेंगे तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के? देखिए, मुश्किल तो आपको भी लगता होगा। जहां शहरी जो मतदाता हैं, मैं ये सोच रहा हूं कि अभी तक वो जो है जिस तरीके का जो मीडिया जो उनको प्रभावित करता है, आप सब बातें घूम फिरा के मीडिया पर ले आते हैं। हिंदू मुसलमान की बात रोज क्यों चलती है? हम नहीं करते। आप नहीं करते ना, लेकिन कुछ चैनल जो हैं आपके, अब मैं नाम तो लेना ठीक नहीं है मेरा, जो मेजर चैनल जो लोग देखते हैं उस पर केवल हिंदू मुसलमान, रशिया यूक्रेन, प्रधानमंत्री जी का महामंडित किया जाता है। या जो पार्टी गॉडसे को महामंडित करती हो, क्या उनको अधिकार है राज करने का? जिसने महात्मा, एक तरफ तो आप महात्मा गांधी जी का आप गुणगान करते हैं और अपने जो इनके कार्यकर्ता हैं वो गॉडसे को महामंडित करते हैं। तो हमारी तो महात्मा गांधी जी की जो नेहरू जी की पार्टी है, इनकी गॉडसे की पार्टी है। ये अंतर है हमारे बीच में, लोगों को समझना पड़ेगा। अगर लोग चाहते हैं कि इस आर्थिक मंदी से उभरें, बेरोजगारी से उभरें, भ्रष्टाचार से उभरें, महंगाई से उभरें, तो कांग्रेस का साथ उनको देना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को पहले आपस में तो एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा ना, वो देंगे कि नहीं? गुटबाजी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से थी। बीजेपी में भी होगी, नेताओं को आपस में एक दूसरे से दिक्कत होगी, लेकिन खुले मंच पे कभी दिखाई नहीं देती है वो चीजें। कांग्रेस नेता तो खुले आम बोलते हैं, शरेआम बोला है कि भी मुझे निकाल के दिखाए मोदी, मैं सरकार गिरा दूंगा। कहा है गडकरी जी ने? ये तो आप सब पेपरों में आया है। और आप समझते हैं क्या इसको योगी आदित्यनाथ को ये बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री? बिल्कुल नहीं बनाना चाहते थे, अपने दम पे बना अगला। आप लोग एक होके लड़ेंगे कि नहीं पंचायत एक होके लड़ेंगे। मेरा प्रयास होगा सबको ये कहने का कि जो सोनिया गांधी ने फैसला कर दिया है, अगर कोई दिक्कत है उनको आप एडजस्ट, बहुत सारी पोस्टें हैं कांग्रेस में, वहां एडजस्ट किए जा सकते हैं। लेकिन पहले आप इस लायक तो बनाओ पार्टी को कि आप सत्ता में आ जाएं। मुझे आप पहले कांग्रेस के ऐसे नेता दिखे हैं जो एकदम पार्टी के साथ खड़े हैं और पार्टी के लिए ही सोच रहे हैं सब कुछ? मेरा तो लक्ष्य यही है। मेरे पिता 1952 में एमएलए बने थे, 70 साल से हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सिर्फ मेरे फादर 2 साल के लिए गए थे जनसंघ में, जब उनकी टिकट भगवत दयाल शर्मा जी ने काट दी थी। वापस बंसीलाल जी लेके आ गए थे उनको। वरना हमारा जो है 70 साल से हम लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमें जो भी कुछ मिला है इस पार्टी से मिला है। और अगर कोई अपनी माँ को छोड़ के जाता है, अगर माँ अगर संकट में है तो अपनी माँ को, ये तो कांग्रेस तो मेरी माँ है। और सोनिया गांधी जी का उतना ही आदर करता हूँ जितनी अपनी मैं माँ का आदर करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से वो लोगों की बात, मुझे कभी ऐसा समय नहीं हुआ कि मुझे जब मैंने टाइम मांगा हो मुझे टाइम नहीं दिया हो। बात सुनती हैं। तो ये नेता जाके क्यों नहीं मिलते? जाके मिले, अपनी बात रखें। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू जी। उम्मीद करते हैं आप जिस पॉजिटिव सोच से कांग्रेस पार्टी को एक साथ करके लड़वाना चाहते हैं चुनावों में, कम से कम वो पॉसिबल हो। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो टू द पॉइंट पे आज आपने देखा कैप्टन अजय यादव ने किस तरीके से हर एक बात का टू द पॉइंट जवाब दिया, और साथ साथ टू द पॉइंट ये भी बता दिया कांग्रेस के तमाम नेताओं को कि भैया रुक जाइए, अपने आप को सब कुछ मत समझिए, अभी चुनाव बहुत दूर है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा क्या होगा वो रेस बहुत बाद की है।
सबसे पहली रेस ये है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़ें और जो तमाम परेशानियों से जूझ रहा है हरियाणा, साथ ही साथ पूरा देश, उससे इस देश के लोगों को बाहर निकालने की एक कोशिश हो। फिलहाल कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अजय यादव इसमें कितने कामयाब हो पाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाले चुनाव ही बताएंगे। और गुटबाजी से क्या निजात मिल पाएगी, और अगर नहीं तो क्या कम से कम एक साथ काम करेंगे नेता पार्टी के बेनिफिट के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। इंतजार आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। फिलहाल टू द पॉइंट में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।